नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का अफवाह तंत्र। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, स्किप न करें, कृपया पूरा देखें ताकि पूरी वीडियो कंटेंट है आपको समझ में आ जाए। एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर जाने वाला नहीं है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान का पातंत्र जिसमें नदियाँ, झीलें, बांध, एनीकट और उसमें विधियाँ वगैरह, जन्म परंपरागत विधियाँ, इनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, नदियाँ सबसे पहले जान लेते हैं। जल के जो समस्त स्रोत हैं, जल के समस्त स्रोत दोस्तों वो जल संसाधन कहलाते हैं। दोस्तों, राजस्थान के जल स्रोतों में झीलें, नदियाँ और उन पर बने बांध, नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप आदि हैं। दोस्तों, ये जल के स्रोत माने जाते हैं। दोस्तों, जो इनका उपयोग पेयजल, दैनिक घरेलू कार्य, सिंचाई एवं उद्योग कार्यों में किया जाता है। दोस्तों, विश्व में कुल जल राशि का 97.3% भाग महासागर जल का है, जो कि लवणीय है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो दोस्तों 97.3% जो जल है वो महासागर का है, लेकिन जो खारा पानी है दोस्तों, केवल 2.7% ही पानी है वो मानव के लिए उपयोगी है या पीने योग्य है। दोस्तों, और जो 2.7% पानी है नदियों, नहरों, तालाबों, नलकूपों, वर्षा से प्राप्त होता है। दोस्तों, इसमें कुछ हिस्सा जो बड़े बड़े हिम हैं वो भी आते हैं। दोस्तों, अब बात करते दोस्तों कि राजस्थान में कुल नदी बेसिन कितने हैं। दोस्तों, तो कुल 13 नदी बेसिन है। दोस्तों, राजस्थान की 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की जो संभाव्यता है 15.86 मिलियन एकड़ फुट है। दोस्तों, ये 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता है। दोस्तों, सर्वप्रथम सन 1950 में राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना की गई। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों, अगर आपसे पूछे भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1950 में या 1950 में की गई। दोस्तों, कारण राजस्थान में जल संरक्षण में प्रबंधन के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट बात करते दोस्तों, इसे सन 1955 में राज्य सरकार को सौंप दिया गया। दोस्तों, इसे राज्य सरकार को सौंप दिया गया 1955 में। 1973 में इसका नाम बदलकर भू जल बोर्ड विभाग कर दिया गया। दोस्तों, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भूजल बोर्ड विभाग कर दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसका प्रधान कार्यालय की बात करें तो इसका प्रधान कार्यालय जोधपुर में है। जो भूजल बोर्ड है विभाग है उसका प्रधान कार्यालय जोधपुर में है। राजस्थान में 3 प्रयोगशालाएं हैं, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान नई जल नीति घोषित की गई 18 फरवरी 2010 को, कारण जल संरक्षण व प्रबंधन के लिए। राजस्थान में परंपरागत रूप से जल संग्रहण के लिए आने वाले साधन कौन से हैं? दोस्तों, टांका, नाड़ी, जोहड़, खडीन, कुएं और बावड़िया प्रमुख है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते दोस्तों, राजस्थान का अफवाह तंत्र, जिसमें धरातल पर प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में प्रवाहित होने वाले जल को नदी कहा जाता है। दोस्तों, फ्रेंड्स, अफवाह तंत्र में सबसे पहले नदी के बारे में जानेंगे। नदी किसे कहते हैं? तो धरातल पर जो प्राकृतिक रूप से एक धारा के रूप में जो प्रवाहित होने वाला जल है उसे नदी कहा जाता है। दोस्तों, और नदियाँ हमेशा ढाल के अनुसार ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बहती हैं। दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो ऐसी छोटी छोटी नदियाँ जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदियाँ कहा जाता है। दोस्तों, धरातल बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित
जो जल प्रवाह है उसको अपवाह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं अपवाह किसे कहते हैं। तो धरातल बनावट और भूगर्भ संरचना के आधार पर किसी नदी अथवा उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो बनाया गया जल है, जल प्रवाह है, उसे अपवाह कहते हैं दोस्तों। जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रणाली कहते हैं। जल प्रवाह की जो विशेष व्यवस्था है उसको अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली कहते हैं दोस्तों। अपवाह तंत्र नदियों में सहायक नदियों से बना प्रारूप या तंत्र, उसे भी अपवाह तंत्र कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों जल विभाजक रेखा। दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं दोस्तों। उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त करती है उसे जल विभाजक रेखा कहते हैं। नदियाँ एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल भरकर लाती हैं जिसे जल ग्रहण कहते हैं दोस्तों। नदियाँ एक विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल भरकर लाती हैं जिसे जल ग्रहण कहते हैं। जल ग्रहण क्षेत्र जिन क्षेत्रों से नदी अपना जल बहाकर लाती है। जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है कि इन क्षेत्रों से नदियाँ अपना जल बहाकर लाती हैं, वो जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है दोस्तों। यदि बात करते दोस्तों जल की दृष्टि से राजस्थान में जल का उपलब्ध सतही जल वो कितना है 1.16। राजस्थान में कुल जल संग्रहण क्षेत्र 16। राजस्थान में कुल उप जल ग्रहण क्षेत्र 58। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा संभाग है दोस्तों। और राजस्थान में सबसे अधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़। अगर सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो कोटा संभाग है दोस्तों। यदि सबसे अधिक नदियों वाला जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़ जिला है दोस्तों। ये तो सर्वाधिक थे। अब फैक्ट पढ़ते हैं दोस्तों सबसे कम। राजस्थान के वे ज़िले जहाँ एक भी नदी नहीं बहती है वो कौन कौन से ज़िले हैं। बीकानेर, चूरू, फलोदी। पहले बीकानेर चूरू था, फलोदी भी हो गया दोस्तों। लेकिन अगर संभाग पूछिए तो बीकानेर संभाग में एकमात्र नदी बहती है वो घग्गर नदी है दोस्तों। बाकी बीकानेर जिला अकेले ज़िले की बात करें तो बीकानेर ज़िले में कोई नदी नहीं बहती है, जबकि संभाग में एक नदी घग्गर नदी बहती है। राजस्थान की 12 नदियों में चंबल और माही नदी है दोस्तों। राज्य जल नीति की शुरुआत कब हुई थी 1999 में। राज्य भूजल नीति की शुरुआत 18 फरवरी 2010 को हुई थी। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्थापित राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी 1950 को, और राज्य सरकार को सौंपा गया था 1955 को दोस्तों। ये फैक्ट हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राजस्थान का अपातंत्र कितनी भागों में बांटा गया है। राजस्थान के अपातंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। आंतरिक अपातंत्र, बंगाली खाड़ी का अपातंत्र, अरब सागरीय अपातंत्र। आंतरिक अपातंत्र है दोस्तों 60% है दोस्तों। बंगाली खाड़ी का अपातंत्र 24% है, कहीं कहीं बुकों में 23% भी दिया गया है। अरब सागर का अपातंत्र 16% है तो कहीं पर 17% दिया गया है। कुल मिलाकर 100% हो गया है दोस्तों। आंतरिक अपातंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। घग्गर नदी, बाणगंगा, कांदली, साबी, रूपारेल, मींडा इत्यादि नदियाँ आती हैं दोस्तों। बंगाली खाड़ी का अपातंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं। बनास, काली सिंध, पार्वती, यमुना, गंगा नदी प्रमुख रूप से आती है दोस्तों। अरब सागरीय अपातंत्र में लूणी, पश्चिमी बनास, माही, साबरमती जो नदियाँ हैं ये अरब सागरीय अपातंत्र में आती है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें दोस्तों राजस्थान का आंतरिक अपातंत्र जो 60% है, वे नदियाँ जो अपना जल किसी सागर या महासागर में नहीं डालें और धरातल क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाएं उसे आंतरिक अपातंत्र कहा जाता है दोस्तों। क्योंकि ये नदियाँ किसी सागर या महासागर में अपना जल नहीं डालती हैं। इनको रुंडित नदियाँ भी कहा जाता है। आंतरिक प्रवाह अपातंत्र में आने वाली जो नदियाँ उनको रुंडित नदियाँ कहा जाता है दोस्तों। राजस्थान में बहने वाली घग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मींडा आदि नदियाँ इस आंतरिक अपातंत्र के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। ट्रिक जान लेते हैं दोस्तों। इसकी 2 ट्रिकें हैं।
घसा मेरू काकारू, जिससे घग्गर नदी, मेंथा नदी, काक नदी, काकनी नदी, रूपनगढ़ नदी और साबी नदी, घग्गर नदी। लेकिन दूसरी ट्रिक और है दोस्तों, जो बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। घमेरू रूप सा काका, घमेरू रूप सा काका, रोही को द्रव्य, रोही को द्रव्य, रोही क्यों करे थे द्रव। अगर आप ऐसे देखा जाए तो उपद्रव का नाम लेते हैं। तो ये थोड़े सिंपल सी ट्रिक बनाई आपके लिए। जैस घ है, इसमें घग्गर नदी आती है, मे से मेंढा नदी आती है, रू से रूपनगढ़ नदी आती है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, रू से रूपारेल नदी, इस रू से रूपनगढ़ नदी है, रूप से सा से सामी नदी आ गई दोस्तों, का से कादल नदी आ गई है, और एक दूसरा का है काका, इससे काकनी नदी आ गई है, रोहिंदी नदी, रोही से रोहिंदी नदी, कुकुंद, कु से कुकुंद नदी आ गई है, और द्रव्य से द्रवती नदी आ गई है। तो ये आंतरिक अपतंत्र की कुछ नदियां हैं जो निम्न प्रकार के ट्रिक से आपको समझाए गए हो। आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आप देख लेना, बार बार अभ्यास करने से सफलता निश्चित है दोस्तों। एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। आंतरिक अपातंत्र वे नदियाँ जिनका उद्गम होता है लेकिन विसर्जन किसी सागर या महासागर में नहीं होता है दोस्तों, आंतरिक अपार की नदियाँ कहलाती हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करें दोस्तों, तो संपूर्ण विश्व में केवल राजस्थान में ही आंतरिक अपातंत्र पाया जाता है दोस्तों। पूरे विश्व में केवल राजस्थान एक ऐसा मात्र स्थान है या जिला या राज्य है दोस्तों जो आंतरिक अपातंत्र इसमें पाया जाता है, वरना विश्व में इसके अलावा कहीं भी आंतरिक अपातंत्र पाया जाता नहीं पाया जाता दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से। अब आते हैं, बात करते हैं दोस्तों, हमारी फर्स्ट नदी आती है घग्गर नदी, जिसे ध्वजदती नदी का नाम भी दिया जाता है, नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ से होता है? हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित जो कालका माता मंदिर है उसके समीप से होता है, उसके पास से होता है। हिमाचल प्रदेश की जो शिवालिक पहाड़ियों पर स्थित जो कालका माता मंदिर है उसके पास से घग्गर नदी का उद्गम होता है दोस्तों। वहाँ से कालका मंदिर, जो कालका माता का मंदिर वहाँ उसके यहाँ से जब निकलती है तो यह नदी पंजाब हरियाणा में बहती हुई राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है दोस्तों। कौन से गांव से? तिलवाड़ा गांव में। तो तिलवाड़ा गांव कौन से तहसील में? टिब्बी तहसील में। जिला पूछे तो हनुमानगढ़ जिला, और राज्य पूछे तो राजस्थान, ठीक है। तो प्रवेश करती है, ठीक है। अगर तलवाड़ा जो गांव है दोस्तों, तो आप वहाँ पर तलवाड़ा झील है, राजस्थान की सबसे नीची झील है, 7 किलोमीटर लंबी है दोस्तों। और राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील सिरोही में है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से एक बार प्रश्न पूछा गया था कि घग्गर नदी है ये कौन से गांव से प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा गांव से। और ये प्रश्न आया था कि जो तलवाड़ा झील है राजस्थान की सबसे नीची झील है, तो राजस्थान की सबसे नीची झील कौन सी है? ये प्रश्न भी आया था। ये प्रश्न भी आया था दोस्तों। राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की बात कर लेते दोस्तों, घग्गर नदी हनुमानगढ़ में ही तलवाड़ा से आगे बढ़ते हुए भटनेर के मैदान में विलीन हो जाती है दोस्तों। अधिक वर्षा होने के कारण घग्गर नदी सूरतगढ़ या अनूपगढ़ के आसपास विलीन हो जाती है दोस्तों। और ज़्यादा वर्षा आए तो यह नदी अनूपगढ़ तहसील के बिंजो नामक स्थान से होते पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में प्रवेश करती है दोस्तों। यदि इससे भी ज़्यादा अधिक वर्षाएं तो इसका अंतिम जो प्रवाह क्षेत्र है फोर्ट अब्बास तक है दोस्तों। और फोर्ट अब्बास जो है वो बहालनगर जिले में है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, पाकिस्तान में घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा या हाकरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों।
राजस्थान के गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या पहाड़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जबकि पाकिस्तान में इसे हकरा या हाकरा के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम की बात करें तो उसका प्राचीन नाम सरस्वती या द्वस्ती नदी था दोस्तों। इसे नट नदी भी कहा जाता है, क्योंकि कभी विलुप्त होती है तो कभी प्रवाहित होती है दोस्तों, इसी कारण इसे नट नदी कहा जाता है दोस्तों। इसे लेटिव नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष भी इसे कहा जाता है, अतः सहायक नदी एवं सोतर नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। घग्गर नदी राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करें दोस्तों तो घग्गर नदी है। कुल लंबाई की बात करें तो 465 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई मात्र 100 किलोमीटर है दोस्तों। राज्य की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय एकमात्र वह नदी है जो राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें दोस्तों, राजस्थान में हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी वो भी घग्गर नदी है दोस्तों। हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी घग्गर नदी है। बटनेर की दुर्ग के आसपास विलुप्त हो जाती है, उसी के कारण विलुप्त होने के कारण इसे मृत नदी भी कहा जाता है दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र उथला होने के कारण वर्षा ऋतु में या बाढ़ आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है दोस्तों, अतः घग्गर नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है दोस्तों। फ्रेंड्स, ये राजस्थान का शोक एक बार प्रश्न आया था एक बार एग्जाम में कि राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ऑप्शन घग्गर नदी इसका राइट आंसर होगा। इस नदी के किनारे काले बंगा, पीली बंगा, रंग महली 3 सभ्यताओं के स्थल भी हैं दोस्तों, या स्थल खोजे गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें दोस्तों, घग्गर नदी की पेटी से भी जो नीचा स्थान है दोस्तों वो हनुमानगढ़ जंक्शन का है। अगर घग्गर नदी है उनकी पेटी से भी अगर नीचा स्थान की बात करें तो हनुमानगढ़ जंक्शन है वो घग्गर नदी से भी नीचा है दोस्तों। नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं दोस्तों। दूसरे नंबर की आती है दोस्तों काकनी नदी या काक नदी। काक नदी को स्थानीय भाषा में मसूर नदी भी कहते हैं दोस्तों। जो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। अगर आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी की बात की जाए तो काकनी नदी है दोस्तों। लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 17 किलोमीटर है। यह नदी राजस्थान की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी मानी जाती है। अगर राजस्थान की सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी की चर्चा की जाए या बात की जाए तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों काकनी नदी दोस्तों, या काकनी नदी। अब इसके उद्गम की बात करें तो काकनी नदी का जो उद्गम है, इसका उद्गम जैसलमेर जिले के कोठारी गांव से होता है। कोठारी गांव के कोटड़ी से होता है दोस्तों। कम वर्षा में यहाँ से नदी थोड़ी दूर आगे रूपसी गांव में भूज झील का निर्माण करती है दोस्तों। ज़्यादा वर्षा होने पर उसे थोड़ा सा आगे मीठा खाड़ी जैसलमेर नामक स्थान पर जमीन विलुप्त हो जाती है। काकन नदी पर जैसलमेर में काक गणेश जी का मंदिर स्थित है दोस्तों। काकन नदी पर जैसलमेर में काक गणेश जी का मंदिर स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने आंतरिक प्रवाह की नदियों में घग्गर नदी और काक नदी के बारे में अध्ययन किया है। शेष वीडियो या शेष जो पार्ट आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें।